हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर के आए हैं, यानी कि भौतिकी का क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल एवं गति। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप परिचारक के अलावा पुलिस, आरक्षक, पीएससी, व्यापम, सीजीटेट, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि साइंस का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है, यदि हम किसी पत्थर को वायु में फेंकते हैं तो ये किस प्रकार का पथ तय करता है, ये आपको बताना है। आंसर कमेंट करते जाइएगा क्योंकि आप भी कमेंट करेंगे तो आपको आंसर्स याद होंगे, तो ज़रूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो ये कौन सा पथ तय करता है। ऑप्शन दिया गया है दीर्घवृत्तीय पथ, ऑप्शन बी में दिया गया है अति परावलयीय पथ, ऑप्शन सी में दिया गया है परावलयीय पथ, ऑप्शन डी में है वृत्तीय पथ। जब हम किसी भी पत्थर को वायु में फेंकते हैं तो ये परावलयीय पथ तय करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, परावलयीय पथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला दिया गया है प्रकाश ध्वनि से तीव्र गति से चलता है। दूसरा दिया गया है समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा दिया गया है हवा में CO2 की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे पहला और दूसरा पॉइंट सही है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हम दिवाली या कोई भी ओकेजन में पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे जब जलाते हैं तो उसके फूटने से पहले एक लाइट दिखाई देती है, ठीक है। लाइट दिखाई देती है फूटने से पहले, आवाज़ बाद में आता है, पहले लाइट आ जाती है, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है, क्योंकि प्रकाश का जो वेग होता है वो ध्वनि के वेग से तीव्र होता है, ठीक है। प्रकाश का जो चाल है वो ध्वनि के चाल से अधिक होता है, जिसकी वजह से जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसका प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट भी सही है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व नदी के पानी के घनत्व के अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है, नदी का जो पानी है उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है हवा में CO2 की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लोहे में जंग नमी और ऑक्सीजन की वजह से लगता है, ना कि CO2 की वजह से। इसलिए तीसरा पॉइंट गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका क्या कारण है। जैसे बचपन में हमने इसको किया होगा, किसी भी पत्थर को एक रस्सी में बांध करके गोल गोल घुमाते थे, ठीक है। पत्थर को रस्सी में बांध कर ऐसे गोल घुमाते थे तो ये उस वृत्त में घूमना जारी रखता था। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। क्या गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, या अपकेंद्रीय बल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कारण है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो अंदर की ओर लगता है, ठीक है। जो अंदर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर लगे उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया गया है। पृथ्वी और तारों की मध्य की दूरी किससे मापते हैं। पृथ्वी और तारों की मध्य की जो दूरी है उसको किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी और तारों की मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये भी मैंने पहले की क्लास में बता रखा है। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़रूर देख लेना। हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, अब ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो वो भी जाकर के देख लीजिए। तीसरा दिया गया है विकिरण का तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य किससे मापा जाता है। तरंगदैर्ध्य की जो इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। नाभिक का आकार ये फर्मी होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। अब कहीं लोगों को तो प्रक्षालन मशीन होता क्या है ये समझना होगा। जैसे वॉशिंग मशीन समझ गए तो वही है प्रक्षालन मशीन, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन का जो सुखाने वाला पोर्शन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। अपकेंद्रीकरण या फिर अपोहन या फिर प्रतिक्रम परासरण या फिर विसरण। तो इसका जो सही रीजन है वो है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? क्या दृश्य तरंगे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव? तो किसका यूज होता है? दूर संचार के लिए माइक्रोवेव का यूज होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे पीडीएफ, सारे क्लास के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में कौन से तरंग का यूज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी में दिया गया है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रात्रि दृष्टि के लिए कौन से तरंग का यूज होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रात्रि दृष्टि के लिए अवरक्त तरंग का यूज होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु है उसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए दिया गया है v = 2πr/t, ऑप्शन बी में दिया गया है v = 2πr, ऑप्शन सी में दिया गया है v = πr/t, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है v = 2r। तो किसी वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु की जो चाल होगी वो होगी v = 2πr/t, ठीक है, याद रखेंगे v = 2πr/t, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु ऑप्शन ए अचर चाल से गतिशील है, ऑप्शन बी अचर त्वरण से गतिशील है, ऑप्शन सी में दिया गया है विरामावस्था में है, ऑप्शन डी में अचर वेग से गतिशील है। तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, दूरी को एस से शो करते हैं और समय को टी से, ठीक है। क्या बोल रहा है? अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो वस्तु की चाल जो है वो अचर चाल से गतिशील होगी वस्तु, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, ऑप्शन सी में दिया गया है पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, ऑप्शन डी में है पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी की सतह से ऊपर भारी लगती है। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी में तो पानी के अंदर किसी भी वस्तु का वजन हमें कम लगेगा, लेकिन उस पानी के बाहर लेके आ जाए कोई भी वस्तु का जो पानी का वजन है वो हमें पानी में कम लगता है, और जब उस वस्तु को पानी से बाहर ले आते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। वही इसमें भी हो रहा है। कुएं से बाल्टी में जो पानी निकालते हैं तो पानी के अंदर तो वजन कम रहता है, लेकिन जब पानी की सतह से ये ऊपर जाती है तो ये भारी लगती है, भारी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब श्रृंग और गर्त क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये है, इस प्रकार से आपने विचरण करते हुए देखा है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं ऊपर को श्रृंग, नीचे को बोलते हैं गर्त। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली दूरी, इसी को ही बोलते हैं
तरंग दैर्ध्य, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दिया गया है दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा या ऑप्शन डी चौगुना हो जाएगा। वेग को दुगना कर रहे हैं, ठीक है। वेग को यदि दुगना कर रहे हैं तो संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको संवेग की जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है। इसको मैं कैसे याद रखा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे संवेग को हम समझ सकते हैं संग में मैं वी, ठीक है। संग में मैं वी, ये ट्रिक है याद करने का, संग में मैं वी। तो स से संवेग, मैं वी से एम और वी, मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? वेग को दुगना कर रहे हैं। वेग को जब दुगना करेंगे तो संवेग भी ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला हमने देखा, संवेग बराबर था द्रव्यमान और गुणित वेग। अब जब हम द्रव्यमान को सेम रख रहे हैं, वेग को दुगना कर रहे हैं, ठीक है। वेग को दुगना कर रहे हैं तो संवेग भी दुगना हो जाएगा ना। वेग दुगना हुआ मतलब संवेग भी दुगना हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए कार का, रेल इंजन का, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों का समान, या फिर ऑप्शन डी निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेल इंजन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 kg और 1 kg हैं, उन्हें 2 मीटर की ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराया जाता है, इनमें कौन सा सही है? जैसे एक क्या बोल रहा है 10 kg का, ठीक है, गेंद है और एक 1 kg का गेंद है। अब दोनों को समान ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? भूमि ए पहले पहुंचेगा, भूमि पर ए पहले पहुंचेगा, या ऑप्शन बी में दिया गया है भूमि पर बी पहले पहुंचेगा, ऑप्शन सी भूमि पर दोनों साथ में पहुंचेंगे, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों समान साथ में पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गेंद को क्षैतिज से इस कोण पर फेंके कि वह अधिक क्षैतिज दूरी तय करे। किसी भी वस्तु को ज़्यादा दूर फेंकने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु को हम ज़्यादा दूर फेंकने के लिए कौन से एंगल में फेंकें ऐसे कि वो ज़्यादा दूरी तय करे, ठीक है। इसमें गेंद को क्षैतिज से किस कोण में फेंकने की बात हो रही है? तो हम अगर 90 डिग्री में फेंकें तो ये यहीं से यहीं आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के एंगल में हम किसी पत्थर को या फिर गेंद को फेंकेंगे तो या ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाएगा, वापस यहीं पे गिर जाएगा, ठीक है। और बजा 30 डिग्री से या ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा दूरी जो तय करता है वो 45 डिग्री पर तय करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी जब किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी में दिया गया है 6 गुना, ऑप्शन सी में दिया गया है 9 गुना, ऑप्शन डी में है 27 गुना। तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हम किसी भी वस्तु का वेग यानी कि जो वेग है उसे 3 गुना करते हैं, तो ये वेग को 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 गुणित 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी वस्तु का वेग यदि 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 3 गुना हो जाएगी। समझ में आया? फॉर्मूले आपको पते होंगे तो आप आसानी से सारे आंसर को आसानी से
कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। अब हम क्या कर रहे हैं, वेग को 3 गुना कर रहे हैं, 3 गुणित v और ऊपर में रहेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो v² भी होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, तो v² क्या क्या हुआ हम अपने पास 1/2 m3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? ट्रिक है, याद रख लेना कि अगर वेग को बढ़ाते हैं, कोई भी संख्या दिया है, जैसे वेग को हम 4 गुना करते हैं तो 4 चौक 16, कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी जाए वेग के बात पर, ठीक है, वेग के लिए अगर कहा जाए तो वेग का स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूले में v² लिखा था मैंने, तो वेग अगर 4 दिया हो तो 4 गुणित 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16, 3 में बोला था 3 गुणित 3 यानी कि 9। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे और वेग हमें कोई भी वैल्यू दे दे वेग का और गतिज ऊर्जा पूछे तो क्या हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? स्क्वायर कर देना, कोई भी वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर कर देना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। क्या बोल रहे हैं, 2 वस्तु दी गई हैं जिनका पहले का द्रव्यमान है 1 और दूसरे का द्रव्यमान है 4, एक ही गतिज ऊर्जा से। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv², ये हुआ, ये फार्मूला हो गया। अब 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान अलग अलग दिया गया है, पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 इक्वल हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है 1 और m2 इक्वल दिया गया है 4, ठीक है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 m2v2² और ये हो जाएगा 1/2 m1v1²। यहाँ से 1/2 और 1/2 कट जाएंगे, दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा m2/m1 और यहाँ पे हो जाएगा v2²/v1², ठीक है। ये आप याद रखेंगे। मैं सेकेंड स्लाइड में चलता हूँ। क्या था, m2/m1 इक्वल्स टू था v2²/v1², ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, m2 की जगह में क्या रखेंगे हम, m2 की वैल्यू क्या थी 4 और m1 की वैल्यू थी 1 और v2²/v1²। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जब ये अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये √4 और ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू ये स्क्वायर दोनों में से कट जाएंगे अंडर रूट के साथ, तो v2 हो जाएगा v1। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो √4 है ये 2 गुणित 2 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1 और बराबर हो जाएगा v2/v1, ठीक है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो अनुपात ही हमें निकालना था। तो अनुपात क्या आया था 2/1 यानी कि 2:1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा आभासीय बल है। आभासीय बल पूछ रहा है, निम्न में कौन सा आभासीय बल है। ऑप्शन ए दिया गया है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी में दिया गया है अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी में दिया गया है उपकेंद्री बल, ऑप्शन डी में है प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आभासी बल जो बोल रहा है वो है उपकेंद्री बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। दूध को जब हम मथते हैं तो क्रीम उसमें से अलग हो जाती है, इसमें कोई बल कार्य करता है, वो बल कौन सा बल है ये आपको बताना है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, या फिर अभिकेंद्री बल है, या अपकेंद्री बल है, या फिर घर्षण बल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जब दूध को मथते हैं तो एक बल बाहर की ओर कार्य करता है जिससे क्रीम बाहर हो जाता है, वो होता है अपकेंद्री बल, ठीक है। इसे उसे ही बोलते हैं अपकेंद्री बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ये आपको बताना है।
तो संवेग का फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। संवेग मैंने कैसे याद रखा था? संग में मैं वी, यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? पदार्थ में के संवेग और वेग के अनुपात क्या कर रहा है? संवेग जो पक्षांतर कर दे रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा संवेग, और वेग को पक्षांतर करेंगे, बचा क्या? m, यानी कि m मतलब कि मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हुई? हमें द्रव्यमान प्राप्त हुई, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे और मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ इस पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का या फिर कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देशन बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु या फिर कण की स्थिति मापने के लिए एक निर्देशन बिंदु का चयन करते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या उसे मूल बिंदु कहते हैं, या फिर शून्य बिंदु कहते हैं, अशून्य बिंदु, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल बिंदु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दिया गया है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी में है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक की झूलने की जो समय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो घटती है या फिर दुगना होती है, या 1/4 हो जाएगी, या 4 गुना हो जाएगी? क्या हो रहा है? लोलक की लंबाई 4 गुना कर रहे हैं, ठीक है। लोलक की लंबाई, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है? झूलने की समय यानी कि आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है 2 पाई √L/G, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या हो रहा है इसमें? लंबाई को कितने गुना? 4 गुना। तो लंबाई को जब 4 गुना कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में है इसलिए 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 में से 2 बाहर आएगा, तो जब 4 गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर? 2 गुना। 2 गुना होती है झूलने के समय, वो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि, ऑप्शन ए इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए, ऑप्शन बी लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, ऑप्शन सी लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगुना कर दिया जाए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब हम लंबाई को 4 गुना कर रहे थे, ठीक है, लंबाई जब हमने 4 गुना किया था तो ये लंबाई अंडर रूट में होता है इसलिए 4 में अंडर रूट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? √2 × 2, तो 2 बाहर आया था यानी कि आवर्तकाल 2 गुना बढ़ गया था जब हमने लंबाई को 4 गुना किया। यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना कब होगा। अब हमें 2 पहले से दे रखा है, अब हमें लंबाई निकालना है, कितना लंबाई करें कि इसका आवर्तकाल अधिक हो जाए, मतलब 2 गुना हो जाए जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 गुना होने के लिए इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए, यही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को जब हम 4 गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा और 2 × 2 में टूटेगा, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आवर्तकाल दुगना हुआ था, इसलिए 4 लेना पड़ेगा हमें, लंबाई को 4 गुना करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा? जब वस्तु एक समान
चाल से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी में दिया गया है 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।